कहाँ निवेश करना है, कैसे मोटा रिटर्न कमाना है, इक्विटी या डेट, कब कहाँ पैसे लगाने हैं, इंश्योरेंस कवर कितना लेना है, इन सब का सही फैसला लेने के लिए जरूरी है पहले एक जागरूक निवेशक बनना। और योर मनी में हमारी कोशिश होती है आपको वो हर जानकारी देने की जो आपके पैसे से जुड़ी हो। आज भी हम ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टगी। आपका स्वागत है हेमंत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। राइडर के साथ टर्म प्लान लेने के क्या है फायदे, टैक्स प्लानिंग और लंबी अवधि में मोटी कमाई के लिए कहां लगाएं पैसा, साथ ही बताएंगे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदने के फायदे। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से जुड़ रहे हैं रवि कुमार। नमस्कार रवि, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। एक्चुअली माय डेट ऑफ बर्थ इज 1982 जी। और मैंने LIC का 2 प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है। एक है जीवन मित्रा ट्रिपल कवर एंडोर्समेंट प्लान। ये क्या दो प्रीमियम देता हूँ मैं ईयरली। एक है 30,857 का, दूसरा है 27,436। पहले में 6 लाख का मुझे इंश्योरेंस कवर दिया गया है, दूसरा में 5 लाख का। ठीक है। और ये ट्रिपल है क्योंकि सिर्फ तो 18 लाख पहला में मिलता है और 15 लाख सेकंड में, अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ होता है तो। सेकंड फिर मैंने एक टर्म प्लान लिया है SGFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का, दैट इज 50 लाख प्लान, टर्म प्लान। और उसमें जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ ईयरली प्रीमियम, दैट इज 7,501 रुपीज। मुझे ये जानना है कि ये प्लान वेदर विच आई सेलेक्टेड इज गुड और नॉट, और फ्यूचर रिटर्न कैसा रहेगा जो LIC का है। और दूसरा है क्या मुझे और कुछ प्लान लेना चाहिए कि नहीं। लेना चाहिए तो मैं सोच रहा था कि जिसमें कि डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी दोनों ही मतलब कवर होना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान मैं सोच रहा था। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब हम देंगे आज योर मनी पर। हेमंत, जैसे कि इन्होंने कहा कि LIC की पॉलिसी से इन्हें कितना रिटर्न मिल पाएगा ये जानना चाहते हैं, तो एक तो बहुत क्लियर है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट समझकर ये पॉलिसीज ली हैं। टर्म कवर इन्होंने लिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज जिन पर हमें सबसे पहले इनको सलाह देनी चाहिए वो है इनकी LIC पॉलिसीज को लेकर, जिन पर ये मोटा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर कविता इनकी एग्जिस्टिंग जो प्लान है पॉलिसी उसकी अगर हम बात करें, जीवन मित्र उन्होंने कहा ये एक्चुअली एक एंडोमेंट प्लान है। इन्होंने 20 साल और 23 साल की टर्म के लिए लिया है। जैसा उन्होंने बताया कि ट्रिपल कवर है, यानी अगर इनको पॉलिसी के टर्म के दौरान कुछ होता है तो ट्रिपल कवर मिलेगा। कुल मिला के इनका जो सम एश्योर्ड है वो 11 लाख है। अगर इनको कुछ होता है तो 33 लाख रुपए इनके जो नॉमिनी है उनको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये टर्म को सर्वाइव करते हैं तो यहाँ पे इनको जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस जो बोनस जो अनाउंस होंगे वो भी मिल जाएंगे, वो भी इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके सामने इन्होंने एक 50 लाख की टर्म प्लान लिया SGFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है। इनकी अगर मैं इनकम देखूं, अगर मैं बाकी को लायबिलिटी उन्होंने बताया नहीं, अगर मैं मान के चलूं कोई भी इनकी लायबिलिटी नहीं है तो भी मुझे लगता है इनको कुल मिला के 1 करोड़ का इनके पास टर्म प्लान होना चाहिए। 50 लाख का इनके पास ऑलरेडी है, 50 लाख का ये ले सकते हैं और ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इनके लिए और जो बाकी दर्शक है उनको भी समझाना चाहूंगा। जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है टर्म प्लान लेने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर हम सर्वाइव करके, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे साथ कोई बुरा नहीं होने वाला तो मैं ऐसी प्लान क्यों लूं जहां पे मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं 25 साल और अगर मैं सर्वाइव कर गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई थिंक इनके एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। 11 लाख का इनका सम एश्योर्ड है और टोटल मिला के 58,000 का ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। उसके सामने इन्होंने एक टर्म प्लान लिया 50 लाख की, जहां पे सिर्फ 7,400 रुपए प्रीमियम जाता है। अब अगर हम ये मान के चले 7,400 को छोड़ दीजिए कि ये पूरा टर्म जो है सर्वाइव करते हैं, बाकी जो पैसा है जो इनका जो बाकी बचता है पैसा 50,000 जो है, अगर ये मान लीजिए किसी अच्छे इक्विटी फंड में SIP के द्वारा 20 और 23 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, 12% का जो रिटर्न हम मान के चलते हैं, यहाँ पे इनका जो कॉर्पस है 20 साल में बनेगा 38 लाख और अगर 23 साल रखते हैं तो 50 लाख के ऊपर। किसी भी हालत में ये जो इनके पास प्लान है इतना पैसा इनको यहाँ पे नहीं मिलना है। तो अब ये आप समझ के ना चले कि जो मेरा पैसा टर्म प्लान में है वो बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आप, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स को आप अलग कर दीजिए। उससे फायदा ये है कि एक तो आपका प्रीमियम जो है वो कम हो गया, दूसरा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी जगह पे हो गई और उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है डेफिनेटली टर्म प्लान एक अच्छा आइडिया है। दूसरी जो प्लान है उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, इनको 50 लाख का और
टर्म कवर लेना चाहिए। और क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको एक डिसेबिलिटी जो है वो भी मिल जाए, तो कुछ एक ऐसी प्लान्स हैं जहां पे राइडर मिलते हैं। क्या राइडर्स मिलते हैं? बेसिकली क्रिटिकल इलनेस कवर हो सकती है, वहां पे एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। कुछ एक प्लान मैं इनको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे SBI जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी एक प्लान है स्मार्ट शील्ड, वो देख सकते हैं ये, या बिरला जो सन लाइफ है उसकी एक प्रोटेक्टर प्लस है, वो देख सकते हैं। ये 2 प्लान है, इनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आप टर्म प्लान के साथ राइडर्स लेके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ जनरली जिस तरह का माइंडसेट है कि लोग टर्म प्लान के साथ साथ राइडर लेते हैं, लेकिन क्या अलग से प्लान लेने में भी समझदारी होगी? बेहतर क्या है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर अलग से लेंगे तो शायद कभी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आपको कवर मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही प्लान में मुझे मिल जाए, तो आई थिंक जहां पे राइडर्स हो वो भी आप ले सकते हैं। बजाय इसके कि आप कुछ भी ना लें, तो अगर राइडर्स लेंगे तो आपको जो भी है बाकी चीजें वो कवर हो जाती है। लेकिन क्या राइडर्स जेब पर भारी पड़ेंगे इनको? देखिए, भारी तो पड़ेंगे ऑब्वियसली। अगर आप राइडर्स लेंगे तो वो कॉस्ट आपकी ऐड होगी उसके अंदर। आई मीन, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और दूसरे बेनिफिट मिले या मेरा रिस्क कवर हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इनको ये बाकी 2 पॉलिसीज के बारे में क्या करना चाहिए, जो LIC की बाकी 2 पॉलिसीज? 2 साल ये प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो जो मिनिमम जो पेइंग टर्म्स है उनकी, जो मिनिमम जो प्रीमियम को पे करना वो कर दें, उसके बाद डेफिनेटली उसको रिव्यू करें। चलिए रवि जी, आप हमारे साथ अगर फोन लाइन पे अभी भी जुड़े हुए हैं तो आपका और कोई सवाल है? हाँ, मुझे ये पूछना है सर से कि जैसे कि मैंने SDFC क्लिक टू प्रोडक्ट ऑनलाइन किया है और ये LIC का ऑफलाइन किया है, तो जो क्लेम सेटलमेंट में ये ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम जाता है टर्म प्लान में? अगर आपने अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही दी है तो क्लेम सेटलमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मेरे ख्याल से हेमंत भी इत्तेफाक रखेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कविता आपने। मतलब ऑनलाइन नहीं या ऑफलाइन से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसा आपने सही कहा, वो सही होनी चाहिए। जो भी आपकी पॉलिसीज हैं उनके बारे में आप उनको बता दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, यहाँ पर आपको योर मनी से रवि जी एक और 50 लाख का ही टर्म कवर लेने की सलाह दी जा रही है, और साथ ही जो आप राइडर लेना चाहते हैं उसके लिए भी सलाह दी गई है। SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड और बिरला सन लाइफ प्रोटेक्टर प्लस, ये 2 राइडर्स हैं जो आप अपने टर्म प्लान के साथ ले सकते हैं। और जहां तक आपके LIC की पॉलिसीज हैं, आगे से आपको फिर से हम आगाह कर देते हैं, और साथ ही तमाम दर्शकों को भी कि इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। रवि जी, आपकी जो LIC की 2 पॉलिसीज है, जब तक उनका प्रीमियम पेमेंट पीरियड है तब तक आप उनका प्रीमियम भरें, और उसके बाद चाहे तो भरना बंद कर सकते हैं। इसी के साथ तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि टैक्स प्लानिंग और लंबी अवधि में निवेश के लिए कहां लगाएं पैसा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रस्तोगी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पटना बिहार से हमारे साथ अनिल कुमार हैं फोन लाइन पे। नमस्कार अनिल जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म सेविंग चाहिए, और प्लस मेरा एक गोल है घर खरीदने का, जो 1-2 साल में मैं 40 लाख तक का खरीदना चाहता हूँ। और साथ में मैं अपने वाइफ के नाम से डीमेट अकाउंट खोलना चाहता हूँ, जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह देना चाहता हूँ। साथ में मैं एक जानना चाहता हूँ कि IDBI इनकम इंश्योरेंस जो मैंने टर्म ली है, टर्म नहीं, इनकम इंश्योरेंस जो मैं प्लान लिया है, उसको मैं 3 साल से कंटिन्यू रख रहा हूँ। क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? और इसके साथ साथ LIC जीवन आनंद भी मैंने 5 साल से प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ? इसके साथ साथ मैंने अविवा आई लाइफ भी प्लान ले रखा है, जिसमें 4,500 के करीब मैं प्रीमियम पे करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं CPF जो ऑफिस से करता है वो 8,000 के करीब पर मंथ करता है। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ मैंने इसमें म्यूचुअल फंड में कैसे सेविंग करूँ, है ना? और इसके साथ साथ मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं कौन सा ले सकता हूँ? ठीक है अनिल जी, आप मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में जो आपको निवेश करना है, क्या आपने उसके लिए कोई रकम निर्धारित कर रखी है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आधा
4,000 के करीब, 4 से 5,000। 4 से 5,000 के करीब। मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि आपको 1 से 2 साल में 40 लाख तक में घर लेना है। क्या इसके लिए आपके पास किसी तरह की सेविंग पड़ी हुई है या इसके लिए आपको फ्रेश सेविंग करने की जरूरत है, फ्रेश निवेश करने की जरूरत है? आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं की हुई है घर खरीदने के लिए? नहीं, अभी मैंने इसके लिए नहीं, मैं इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं। ठीक है, तो बताते हैं आपको कि कैसे आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें हेमंत जी, तो इन्होंने कुछ भी सेविंग नहीं कर रखी है जहां तक इनके गोल की बात है। और वैसे लॉन्ग टाइम के लिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक इनकम इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और बाकी जगह है, लेकिन जो मेन कॉम्पोनेंट है पीपीएफ का, जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं, उसमें निवेश शुरुआत नहीं की है अभी। तो मेरे ख्याल से इनके गोल से शुरुआत करते हैं जो इन्हें घर खरीदना है। जी बिल्कुल। आई थिंक गोल से पहले कविता में एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि रिस्क कवर जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने पहले शो में कहा, जैसे इनके पास 50 लाख की एक टर्म प्लान है। इनकी करंट इनकम के हिसाब से वो सही है, 40,000 रुपए की इनकी इनकम है। अगर कोई लायबिलिटी ना समझ के चले तो वो इस समय पे बराबर है। लेकिन मुझे लगता है एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे जैसे इनकम बढ़े तो आपका कवर भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज की इनकम के हिसाब से कवर कर लिया और उसके बाद आपकी जो इनकम बढ़ी उसको आपने कहीं पे कवर नहीं किया। तो मुझे लगता है ये, और बाकी जो प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है, जैसे हमने पहले शो में कहा, वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को एक साथ नहीं करना चाहिए। अब इनके अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म, मेरा कोई गोल नहीं है। लेकिन अगर जो बाकी इन्फॉर्मेशन देखें, इन्होंने कहा मुझे घर खरीदना है, वो भी आपका गोल है, वो एक गोल है। बिल्कुल ऐसे ही आपके दूसरे गोल काफी शॉर्ट टर्म गोल है, 1 से 2 साल में। जी बिल्कुल, यही प्रॉब्लम होती है जब आप गोल डिफाइन किए बिना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मालूम नहीं आपको क्या अचीव करना है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लगता है अरे घर लेना है तो ये ले लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो वो कर लेते हैं। आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि वो गोल्स को अपने डिफाइन कर लें इस समय, क्योंकि अभी भी काफी यंग है, तो वो चाहे तो अपने गोल्स को डिफाइन करें, टाइम होराइजन देख लें, कितना समय है, कितना टारगेट है, और लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान रखें ताकि जो आपका टारगेट है वो रियलिस्टिक हो और उसको आप अचीव कर सकें। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि आप देख सकते हैं कहां मैं पैसा लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो मैं इक्विटी में लगाऊं या डेट में लगाऊं और किस तरह से लगाऊं, तो ये एसआईपी के द्वारा लगाऊं या लम सम दूं। तो आई थिंक ये प्लानिंग कर ले तो मुझे लगता है आसानी हो जाएगी, सही रहेगी, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता नहीं यहां से बढ़ के कुछ फायदा है। और जैसे उन्होंने कहा 40 लाख रुपए चाहिए, कुछ सेविंग इनके पास है नहीं, तो पहले इनको ये देखना है कि इनको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए जो मिनिमम जो उनको मार्जिन मनी जो है 10% भी अगर पकड़े तो 4 लाख का पैसा चाहिए। तो पहला उनका फोकस जो है वो 4 लाख के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल का समय है। तो मैं चाहूंगा किसी डेट फंड में, शॉर्ट टर्म इनकम फंड जैसे यूटीआई शॉर्ट टर्म फंड है या बिरला शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी फंड है, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें ताकि ये अपना कॉर्पस बना सकें। वहां पहुंचते पहुंचते जैसा मैंने कहा, बाकी जो गोल्स हैं उनको भी समझ के उनके बारे में प्लान करना शुरू करें, तभी आगे बढ़े। ये सोचना कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आई थिंक लॉन्ग टर्म 5 साल भी लॉन्ग टर्म होता है, 15 साल भी लॉन्ग टर्म होता है, 25 साल भी लॉन्ग टर्म होता है। आई थिंक वो डिफाइन करें, उसके बाद ही अगर आगे बढ़े तो मुझे लगता है उनको जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस जो चाहते हैं वो मिल सकेगा। आप चाहते हैं कि ये 50 लाख का टर्म प्लान और ले ले आगे चलकर मतलब जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़े उसके हिसाब से वो उसको बढ़ाते रहे कवर को। 50 लाख रख के ना बैठ जाए। जैसा मैंने कहा, आज उनकी इनकम 40 है, कल को अगर 60-70 भी होती है तो उसके हिसाब से उनको अलाइन करने की जरूरत है। जो 4,000 रुपए ये म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की बात कर रहे हैं, तो वो इनको शॉर्ट टर्म फंड में डाल देने चाहिए। देखिए अभी क्योंकि इनका इमीडिएट जो गोल है वो घर खरीदना है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, अगर ये लोन भी लेते हैं तो एक तो उनको मार्जिन मनी चाहिए, तो पहले तो वहां पे चले जाएं। फिर उनको ये भी सोचना है कि अगर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर वो ईएमआई पे करना शुरू करेंगे, क्या उनके पास वो कैपेबिलिटी है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी करें थोड़ा एडवांस में प्लान कर लें ताकि आगे जाके आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना। इन्होंने अपने लिए हेल्थ प्लान भी नहीं लिया हुआ है, और मेरे ख्याल से जहां तक इनकी फैमिली की बात है, ये अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, और इन्होंने अपनी एम्प्लॉयर हेल्थ प्लान की भी कोई डिटेल्स हमें नहीं दी है। तो मेरे ख्याल से एक हेल्थ पॉलिसी भी इनको फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। यंग फैमिली है तो आई थिंक वो बेटर रहेगा इनके लिए। अगर एम्प्लॉयर ने दी हुई है तो देख ले कि वो कितने की, अगर ये 5-6 लाख की अगर पॉलिसी इनके पास है तो सही है, नहीं तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। और टैक्स सेविंग के लिए मेरे ख्याल से पीपीएफ और एलएसएस दोनों बेहतरीन ऑप्शन होंगे इनके लिए। देखिए पहले तो इनको देखना है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से देखें। पीपीएफ जो ऑफकोर्स डेट अगर साइड में देखें तो उससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। पीएफ इनका ऑलरेडी यहाँ पे कट रहा है, तो अगर चाहें तो जैसा मैंने कहा, देखना है कि कितना पैसा उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, टैक्स हो या दूसरी इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद ही वो डिसीजन करें। ऑफकोर्स 2 ऑप्शन है, या तो पीपीएफ देख सकते हैं या अगर इक्विटी में जाना है फर्स्ट टाइम के लिए
तो ALSS फंड जो है बहुत देख सकते हैं। तो अनिल कुमार जी, आपको सलाह यही दी जा रही है कि आपको अपने गोल्स यहाँ पे शायद एक बार फिर से रियलाइन करने होंगे। आपको ये देखना होगा कि आप कितना निवेश कर सकते हैं। और एक और बात जो कि हम तमाम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे यहाँ पे अनिल जी के साथ साथ, कि अपने गोल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप अलाइन कीजिए। जैसे कि आपको समझना होगा कि शॉर्ट टर्म गोल कौन सा होता है और लॉन्ग टर्म गोल कौन सा होता है। जैसे कि अनिल जी, आपने कहा कि आपको 1 से 2 साल में घर चाहिए, जिसके लिए आपको 40 लाख रुपए लगेंगे और उसके लिए आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं कर रखी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने गोल्स को आप निर्धारित करें तो शायद निवेश स्ट्रैटेजी भी सही निकले। चलिए, फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि एडवाइजर की मदद से या फिर ऑनलाइन नेट से कैसे खरीदें म्यूचुअल फंड्स। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पुलकित हसीजा का ईमेल आया है। ये ऑफलाइन अपने एडवाइजर के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। हालांकि ये फिलहाल योर मनी से जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड सीधा ऑनलाइन बैंक से खरीदने में, ऑफलाइन एडवाइजर से खरीदने में और डायरेक्टली फंड हाउस से खरीदने में अंतर क्या है, और साथ ही इन्हें ये जानना है कि क्या मोड ऑफ परचेज का असर इनके यूनिट्स पर पड़ेगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से हेमंत जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इनके साथ साथ तमाम दर्शकों को भी हम समझा पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश एक तो कैसे किया जा सकता है और आसानी से कहां से किया जा सकता है और समझदारी से कहां से किया जा सकता है। तो डायरेक्ट प्लान्स की बात करते हैं सबसे पहले, जो आजकल काफी ज्यादा चलन में है। देखिए, इसमें इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी में जैसे इन्होंने कहा कि ऑलरेडी किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं ऑफलाइन, जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है जहां पे आप किसी की सलाह नहीं लेते हैं, यानी आप डिसाइड करते हैं कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसको मॉनिटर भी आप करेंगे। अगर आपको कुछ इश्यू है फंड हाउस से या रजिस्ट्रार से तो फॉलोअप भी आप करेंगे। यानी आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां होगी और उसके बाद में जो भी करना है वो आप खुद करेंगे। लेकिन उसका फायदा, बहुत मेहनत है लेकिन उसका फायदा भी है आपको। फायदा ये है कि जो मार्केट एक्सपेंसेस, जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस स्कीम में होते हैं, जो ब्रोकरेज पे की जाती है एडवाइजर्स को, वो आपको कॉस्ट नहीं लगती है। एक अगर मैं बताऊं आपको ऑब्जेक्टिवली, तो मुझे लगता है 0.5% आपकी कॉस्ट जो है वो जनरली, एक इक्विटी फंड की अगर मैं बात करूं तो वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान और जो रेगुलर प्लान है उनकी 2 NAV आती हैं, और वो फर्क जो है वो सिर्फ एक्सपेंसेस का है। यानी जब आप किसी एडवाइजर के थ्रू आते हैं तो आप एक कॉस्ट इनकर करते हैं, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो आपको डेबिट की जाती है, यानी आपके NAV में जो आती है। दूसरा, जो आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली जाते हैं तो आपको वो कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगती है। तो ये एक फर्क है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे रिटर्न में कुछ असर पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है अगर आप एडवाइजर के थ्रू निवेश करें या डायरेक्ट प्लान के जरिए। जी कविता, जैसा मैंने कहा 0.5% आपकी कॉस्ट कम है। बिल्कुल, यानी कॉस्ट के बाद ही आपकी NAV निकलेगी। जब NAV में आपको 0.5% कॉस्ट कम लग रहा है, तो यानी आप मान लीजिए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बॉल पार्क फिगर में बता दूं आपको कि 5% का आपका रिटर्न में फर्क पड़ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, मेहनत है, आप खुद डिसाइड करते हैं, रिस्क भी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वो रिस्क ना लें। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा है। अगर आपने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास जाके उनसे फंड जो फॉर्म लेके भर के चेक के साथ जमा कर दीजिए, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करेंगे? आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाएंगे, वहां जाके आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने जो कहा है कि नेट बैंकिंग, मतलब जब आप ऑनलाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नेट बैंकिंग के जरिए होगा। तो आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको खुद इन्वेस्ट करना है या एडवाइजर के द्वारा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। उसके अंदर भी जैसा मैंने कहा ऑनलाइन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी उन्होंने बात की है। तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा, लेकिन उसके साथ में आपको तो मे भी शुरुआत में आप किसी एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ पुलकित ने किया भी हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होने लग जाए तो आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं अपने फंड को और आगे चल के खुद ही डायरेक्ट
बजट प्लान में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, नॉलेज ले लीजिए और आपके पास उतना समय भी होना चाहिए कर लो। हालांकि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, लेकिन आप अगर जिस दिन आपको कॉन्फिडेंट लगे तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ हेमंत बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।